स्टोरी सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मेरे पापा एक किसान हैं। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। हम 4 बहनें थे। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी बहन थी। मेरी 2 बहनों की शादी हो गई थी और मैं और मुझे बड़ी बहन अभी पढ़ाई कर रहे थे। थोड़े दिनों बाद मेरी बड़ी बहन का 12th कंप्लीट हो जाता है और वो पढ़ाई छोड़ देती है। मेरे पापा इतने रुपए नहीं काम पाते थे कि हम दोनों बहनों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। मुझे बड़ी बहन इतना पढ़ने में तेज नहीं थी जितना कि मैं पढ़ने में तेज थी। मेरी बहन का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, इसलिए उसने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ी ही दिनों बाद मेरा 12th कंप्लीट हो जाता है। मेरे क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। मेरे 12th में 91% मार्क्स थे। मेरे इतने ज़्यादा नंबर आए हुए थे, लेकिन मेरे पापा ने आगे पढ़ने के लिए मुझे मना कर दिया, क्योंकि उनके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो मुझे आगे पढ़ा सके। मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं बड़े होकर लॉयर बनूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सपना टूट रहा है। इस गरीबी के कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगी और मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा। मैं अपने जिले में टॉप 10 रैंक में आई हुई थी, जिससे मेरे स्कूल का भी नाम बहुत रोशन हुआ था, जिससे मेरे स्कूल वालों ने मुझे कुछ रुपए दिए और कुछ रिवॉर्ड भी दिए। मुझे स्कूल के टीचरों में बुलाया हुआ था स्कूल में मुझे रुपए और रिवॉर्ड देने के लिए। मैं मायूस बैठी हुई यही सोच रही थी कि मेरे सपने का क्या होगा। इस गरीबी के कारण क्या मैं वकील नहीं बना पाऊंगी? यही सोच सोच के मैं निराश हो रही थी। मुझे स्कूल से भी इतने रुपए नहीं मिले थे कि मैं आगे की पढ़ाई इन रुपयों से पूरी कर सकूं। मेरे स्कूल के टीचरों ने मुझे बुलाया और मुझे मायूसी का सवाल किया। मेरी टीचर मुझसे कहने लगी, तुम इतना निराश क्यों हो? तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी टीचरों ने मुझे निराश होने का कारण पूछा। मैंने उनसे सारी बातें शेयर की। मेरी सारी टीचर मेरी बातों पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम पागल हो क्या? मेरे टीचर मुझसे कहने लगी, तुम पागल हो क्या? तुमने टॉप 10 रैंक हासिल की है। तुम्हें सरकार भी इतने रुपए देगी कि तुम आगे की पढ़ाई कर सकोगी। तुम्हें अभी इंस्पायर स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिसमें तुम्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे और सरकार भी तुम्हें इतने रुपए देगी कि तुम आगे की पढ़ाई कर सकोगी। तुम निराश ना हो। मेरे टीचरों ने मुझे ये बात कर मुझे बहुत खुश कर दिया था। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मुझे एक नई आप मिल गई थी अपने सपने को साकार करने की। मैंने सारी बातें अपने पापा को बताई। मेरे पापा बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो मुझे आगे की पढ़ाई करा सके। मैंने अपने पापा से कहा, अब मैं क्या आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ? तो मेरे पापा कहने लगे, क्यों नहीं बेटा, तुम जरूर आप कर सकती हो पढ़ाई। तुम्हें इतने सारे रुपए और रिवॉर्ड मिलेंगे, उसी से तुम आगे की पढ़ाई करना। ये सारे रुपए तुम अपने पढ़ाई पर ही खर्च करना। मैं भगवान से प्रेम करूंगा कि मेरी बेटी अपने सरकार सपनों को उज्जवल बनाए और मेरी बेटी कामयाब वकील बने। मैं अपने पापा की बातों से बहुत खुश थी। पापा ने मुझे आगे पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी थी। मुझे अब पढ़ाई करने के लिए रुपए मिलने वाले थे। मैं यही इंतजार में थी कि मुझे रुपए मिले और मैं तुरंत ही शहर पढ़ाई करने के लिए चली जाऊं। थोड़ी ही दिनों बाद सरकार से मुझे ढेर सारे रुपए मिलते हैं। 2-3 महीने बाद मेरी इंस्पायर स्कॉलरशिप भी आ जाती है। अब मेरे बैंक बैलेंस काफ़ी हो चुका था। मैं तुरंत ही गांव छोड़कर शहर पढ़ने के लिए आ जाती हूँ। मैं अपने सपनों पर 100 का 100% दे रही थी। मैं जी कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी। उस कोचिंग में बहुत मवाली लोग थे। सारे लोग बहुत बेफजूल खर्चे किया करते थे, क्योंकि वो औलाद दे अमीर बाप की बिगड़ी हुई थी। मैंने उस कोचिंग में भी अपने नाम के झंडे गाड़ दिए और मैं उस कोचिंग में टॉप 1 रैंक लेकर आई। टॉप 1 रैंक आने के बाद मेरे कोचिंग के टीचर भी मुझे अच्छी तरह से जानने लगे थे। मेरी टीचर से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैं अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैंने अपनी कोचिंग में टॉप 1 रैंक हासिल की। मेरी टॉप
वन रैंक आने के बाद मुझे कुछ लड़कियां दोस्ती करने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वह लड़कियां ठीक नहीं थी। वो लड़कियां कभी कभार क्लब भी जाया करती थी। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी जो अपने मम्मी पापा को धोखा दे रही हूँ। मम्मी पापा सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए शहर गई हुई है, लेकिन यहाँ आकर ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। इसलिए मैं उन लड़कियों से दोस्ती नहीं करती हूँ। मैं अकेले ही सीट पर बैठकर पढ़ाई किया करती थी। बाकी के लोग बहुत मौज मस्ती किया करते थे। मैं दिन रात पढ़ाई करके LLB कंप्लीट कर ली। शहर जाकर मैंने कई मुसीबत उठाई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। 2 साल तक मैं और अपनी ईमानदारी से पढ़ाई की। उसके बाद मैं वकील बन गई। मेरे वकील बन जाने के बाद मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मेरे वकील बन जाने के बाद मैं तुरंत ही अपने घर फ़ोन करके बताती हूँ। घर पर सब बहुत खुश थे। घर वालों ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि प्रीति वकील बन गई है। पूरा गांव खुशियां मना रहा था, क्योंकि उनके गांव में मैं इकलौती वकील थी। अभी तक उसे गांव में कोई वकील नहीं बना था। वकील बन जाने के बाद मैं गांव आता हूँ। गांव में सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मेरी दीदी और उनके पति भी मुझे बधाइयाँ देने के लिए घर आए हुए थे और बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। मेरे घर पर बहुत भीड़ थी। मैं जब घर आता हूँ तो मुझे सब गले से लगा लेते हैं। मेरे पापा खुशी के मारे रोने लगते हैं और मेरे गले लग जाते हैं। मेरे भी आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी के थे। मेरे घर पर सरपंच भी आए हुए थे। उन्होंने मेरे पापा से कहा, तुम्हारी बेटी ने तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरे पापा को बहुत खुशी हो रही थी कि सरपंच ने मेरी बेटी की इतनी तारीफ की, क्योंकि सरपंच इतनी जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते थे। थोड़ी ही दिनों बाद मैं फिर से शहर चली जाती हूँ, क्योंकि आप मेरा काम वही था। मैं अपनी मम्मी पापा और बहन को भी अब की बार साथ लेकर आई हुई थी, क्योंकि शहर में मैं अकेली रहा करती थी। इसलिए मैंने अपने पूरे परिवार को शहर में एडजस्ट कर लिया। थोड़ी ही दिनों बाद मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है। मेरी मम्मी पापा को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया। लड़का नेवी में था। उसे लड़के की अच्छी खासी सैलरी थी और लड़का गवर्नमेंट जॉब करता था। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन का रिश्ता उस लड़के के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी उसे लड़के से कर दी जाती है। मेरी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। मेरा उठना बैठना बड़े लोगों से हो गया था। ये रिश्ता मेरी वजह से ही हुआ था। मैं ही अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ कर लेकर आई थी। मेरी वजह से ही मेरी बहन को गवर्नमेंट जॉब वाला पति मिला। मैं अभी किराए के घर पर रह रही थी। 2 साल बाद मैंने एक घर खरीदा, जिसमें हम लोग शिफ्ट हो गए। मेरे घर खरीद लेने के बाद मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोगों का एक अपना घर हो गया था शहर में। मैंने पहले जितना संघर्ष किया उसका फल अब मुझे मिल रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे पास कुछ लोग आते हैं। बोलो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनका केस ला दूं, क्योंकि उन लोगों की जमीन एक अमीर आदमी कब्जा कर रहा था। वो इन लोगों की जमीन पर एक कंपनी बनाना चाहता था। इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप मेरा केस लड़ दो। हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वह लोग मुझसे कह रहे थे कि आप अगर मेरा केस लड़ेंगे तो शायद हम लोग जीत जाएं और हम लोगों को इंसाफ मिले जाए। मैं हमेशा न्याय की तरफ ही रहती थी। जिस तरफ न्याय था मैं उसी तरफ केस लड़ा करती थी। जो लोग मुझे केस लड़वा रहे थे, मैं उन लोगों के साथ वहां जाती हूं जहां वह अमीर आदमी अपनी कंपनी खोलना चाहता था। मैंने बहुत सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह जमीन इन गरीबों की है। जब ये बात उसे पता चलती है जो यह जमीन हड़पना चाहता था, तो वह आदमी तुरंत ही मेरे घर पर आ जाता है। उसने मुझे बहुत सारे रुपए देने को कहा कि मैं उन लोगों का केस न ला दूं। वह आदमी मुझे बहुत सारे रुपए दे रहा था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ। मैंने गरीबों की तरफ से केस लड़ा। मुझे उसने धमकी भी दी, लेकिन मैं उसकी धमकी से डरने वालों में से नहीं थी। वह मुझसे कह रहा था कि तुमने अगर उन गरीबों का केस लड़ा तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उसे आदमी से कह दिया था कि मैं उन गरीबों को न्याय दिला के रहूंगी, चाहे इसके लिए
मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। ये बात कहकर वह आदमी मेरे घर से चला जाता है। मेरे ऑपोजिट से मिस्टर खुराना उसका केस लड़ रहे थे। मिस्टर खुराना बहुत बड़े वकील थे। वो कभी भी जल्दी केस नहीं हारते थे। मुझे डर था कि मैं ये केस हार ना जाऊं क्योंकि उसका कैसे मिस्टर खुराना लड़ रहे थे। लेकिन मुझे ये भी विश्वास था कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। मेरे पास बहुत सारे सबूत भी थे। थोड़ी ही दिनों बाद जज के पास सब लोग जाते हैं। जज दोनों तरफ की बातें सुनता है। मैंने जो सबूत इकट्ठा किए थे मैंने वह सारे सबूत जज को दिखाए। जज उन सबूत को देखता है। उन सबूत से साफ पता चल रहा था कि यह जमीन इन गरीबों की है। तो जज ने कह दिया था कि यह जमीन इन गरीबों की है, इस पर कोई कंपनी नहीं बनेगी। ये सुनकर सारे गरीब बहुत खुश हो जाते हैं। वह लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। मैं उन लोगों से कहा आप लोग मुझे शर्मिंदा न करें, मैं हमेशा न्याय का ही साथ देता हूं और मैं आज भी न्याय को ही साथ दिया। थोड़ी ही दिनों बाद एक रात मुझे एक लड़की फ़ोन करती है और वह मुझसे कह रही थी कि मैं एक मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वह मुझे बार बार हेल्प मांग रही थी रो रो कर। रात के लगभग 1 बजे हुआ था उसे टाइम उसने फ़ोन किया था। वह मुझसे कह रही थी कि मुझे आपसे मिलना है एजेंट, मेरे पास कुछ सबूत है जिन्हें मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। शायद वह लोग मुझे मार देंगे, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे न्याय मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सबूत देना चाहती हूँ, वह इतना कहती है। मैंने उससे और भी कुछ पूछना चाहा लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन कट कर दिया। लेकिन उसे लड़की ने मुझे जगह बता दी थी कि मैं अस्पताल के सामने मिलूंगी। मैं इसी लड़की के बारे में रात में मैं सोच रही थी कि मुझे जानना चाहिए या नहीं। रात भी काफ़ी थी जब मुझे याद आता है कि सुबह भी एक ऐसा ही केस आया था। मैंने सोचा शायद वह लड़की सुबह जो आई थी उसने ही मेरे पास कॉल किया था, क्योंकि जो सुबह लड़की आई थी उसने भी मुझे यही बताया था कि मैं अस्पताल में एक नर्स हूँ। वह लड़की मुझे बता रही थी कि मुझे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह भी मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मुझसे प्यार के आड़ में सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहा था। वह मेरे साथ सिर्फ हवस पूरी करने के लिए रिलेशन में था। जब मैं उससे शादी की बात की तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। मुझे उसे सजा दिलानी है क्योंकि उसने मेरे जिंदगी से खेला था। उसे लड़के ने मेरे साथ सारे खिलौने काम किया, लेकिन जब शादी की बारी आई तो उसने मुझे धोखा दे दिया। सुबह यही केस मेरे सामने आया था तो मैंने सोचा शायद ये लड़की वही है। सुबह मैंने उसे लड़की से नाम भी पूछा था तो उसने अपना नाम सुप्रिया बताया था। और अब रात में जिस लड़की का फ़ोन आया था उससे मैंने नाम पूछा तो उसने मुझे नाम नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ोन सुप्रिया का ही था। मैंने रात में ही उसे लड़की के बताए गए पता पर पहुंच जाती हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर कोई नहीं था। थोड़ी देर में इंतजार भी करती रही लेकिन वहाँ कोई नहीं आया और ना कोई था। मैं जहाँ पर खड़ी थी अस्पताल के सामने, वहाँ पर बहुत सुनसान एरिया था। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद मैं अपने स्कूटी पर बैठ जाती हूँ अपने घर जाने के लिए। तभी मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो 2-3 आदमी मेरे पास खड़े हुए थे। उन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाए हुआ था, जिससे मुझे उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। वह लोग मुझे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक लड़का मुझे अपना रुमाल सुंघाता है। रोमांस सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर चकरा रहा है। वह लोग मुझे वहीं पर मेरे साथ गलत काम करते हैं। उन सारे लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। मेरे पूरे शरीर पर घाव हो गए थे। मेरे शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी कि मैं उठकर अपने घर जा पाऊं। मेरा सर भी बहुत घूम रहा था। वह लोग मेरे साथ दुष्कर्म करने के बाद भाग जाते हैं और मुझे वहीं छोड़कर वह लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया उन लोगों ने अपने फेस पर मास्क लगाए हुआ था। मैं सुबह तक वहीं पड़ी रहती हूँ। झाड़ू लगाने वाली औरत सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। उसे झाड़ू वाली औरत ने मुझे देखा तो तुरंत ही वो मुझे अस्पताल लेकर पहुंच जाती है। वह झाड़ू
लगाने वाली औरत मुझे पहले से जानती थी, तो झाड़ू वाली औरत मुझे पहले अस्पताल ले जाती है, उसके बाद मेरे घर पर खबर पहुंचा देती है। अस्पताल में मेरे घरवाले भी आ जाते हैं। मेरे घर वालों को जब ये बात पता चलती है, तो मेरे मम्मी पापा तुरंत ही अपनी बेटियों को भी बुला लेते हैं। मेरी बहनें और मेरे सारे जीजा भी आए हुए थे मुझे देखने के लिए। डॉक्टर ने मेरी जांच और चेकअप किया, उसने पता चला कि 5 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। डॉक्टर यह बात मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे घर के मेंबर को बता देता है। ये बात अब सबको पता चल गई थी मेरे घर में। पुलिस वालों ने मेरी यह बात न्यूज़ वालों को भी बता दी। मेरी यह बात सारे शहर वालों को पता चल जाती है कि सबसे होनहार वकील के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। लेकिन ये 5 लोग दुष्कर्म करने वाले थे कौन, यह अभी तक पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस वाले अपनी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है कि उन अपराधियों को वह पकड़ सके। मुझे भी यह बात नहीं पता था कि मेरे साथ ये दुष्कर्म किन लोगों ने किया है। मेरे घर वाले मुझसे मिलना चाहते थे, उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की मुझे अपनी बेटी से मिलना है। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि तुम लोग अभी अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हो, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तुम्हारी बेटी अभी होश में नहीं है। आप सब लोग भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि वह ठीक हो। मेरे साथ इस तरह दुष्कर्म किया गया था कि मेरा बचना डॉक्टर को असंभव लग रहा था। डॉक्टर तो कह रहे थे कि तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए। मुझे तो अब उम्मीद ही नहीं लग रही है कि तुम्हारी बेटी ठीक हो पाएगी, अब भगवान ही इसे बचा सकते हैं। ये बात सुनकर मेरे घरवाली सदमे में चले जाते हैं। मेरे मम्मी पापा ये बात सुनकर बहुत रोने लगते हैं। मेरे जीजू लोग मेरे मम्मी पापा को समझा रहे थे कि भगवान अच्छा ही करेगा, लेकिन मेरी मम्मी पापा रोए जा रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी बात बोल दी थी जिससे मेरे मम्मी पापा का बुरा हाल होते जा रहा था। मेरी मम्मी पापा से रोटी रोटी खाने लगते हैं कि बेटी ने तो ना सपना पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसके साथ भगवान ने क्या किया। इस पर मेरे पापा कहने लगते हैं कि मेरी ही सारी गलती है, मुझे अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए जान ही नहीं देना चाहिए था। वह ना शहर आती और ना अपने सपने को पूरा करती, और ना ही हम लोग इस शहर में आते, और ना ही मेरी बेटी के साथ ये दुष्कर्म होता। अब की बार मेरी बेटी ठीक हो जाए मैं उसे अपने वही गांव लेकर चला जाऊंगा, और जैसी मेरी जिंदगी पहले थी मैं वैसे ही जिंदगी कटूंगा। पुलिस वाले भी मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि मैं होश में आ जाऊं तो मैं उन्हें बता सकती हूं कि मेरे साथ दुष्कर्म किसने किया। 2 दिन बाद मैं होश में आता हूं। मैं अब खतरे से बाहर थी। यह बात डॉक्टर ने मेरे घर वालों को बताया। ये बात मेरे घर वाले को जब पता चलती है कि मैं अब पहले से ठीक हूं तो मेरे घर वाले थोड़ा खुश हो जाते हैं। मेरे होश में आने के बाद तुरंत ही मेरे पास पुलिस वाले आते हैं मुझसे पूछताछ करने के लिए। मैं पुलिस वालों को सारी बातें बताएं कि मेरे फ़ोन पर किसी लड़की का कॉल आती है। वह लड़की रात में कॉल करती है और मुझे वह कह रही थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसे लड़की ने मुझे अस्पताल के सामने बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग पकड़ लेते हैं। उनमें से एक लड़का मुझे रुमाल सुना देता है, उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ और मेरे साथ पता नहीं वह लोग क्या करते हैं। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मेरा फ़ोन क्या आप लोगों के पास है? मेरे मम्मी पापा मुझसे कहने लगी नहीं बेटी तुम्हारे पास ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले गए हैं, क्योंकि मैं जब उसे बताएं पेट पर पहुंचती हूं तो मेरे पास फ़ोन था, और जब मैं हॉस्पिटल आता हूं तब मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये बात पुलिस वाले सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत ही मुझे मेरे फ़ोन का नंबर लिया। मैं पुलिस वालों को अपना नंबर दे दिया। पुलिस वालों ने उस नंबर को ट्रैक किया। मेरे घर वालों ने मेरे फ़ोन पर कॉल लगाकर देखी तो वह नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस वालों ने 2 दिन बाद उस फ़ोन का पता लगा लिया था। पुलिस वाले नंबर को ट्रैक करके फ़ोन को ढूंढ लेते हैं। वह फ़ोन किसी लड़के के पास था
पुलिस वालों ने उसकी जांच पड़ताल की तो उसे लड़के ने बताया कि मैं ये फ़ोन खरीदा है। पुलिस वालों ने उसे लड़के से कहा कि तुमने जिस फ़ोन खरीदा है हम लोगों को उसके पास ले चलो। वह लड़का तुरंत ही पुलिस वालों को उन लोगों के पास ले जाता है। जब पुलिस उसे लड़के के पास पहुंचती है तो लड़का डर के मारे भागने लगता है। पुलिस वाले तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहीं बहुत मारते हैं। उसे लड़के ने मार खाने की वजह से तुरंत ही सारे आरोपियों का पता दे दिया। बाकी के 4 आरोपी भी पकड़े जाते हैं। पांचों आरोपी को पुलिस बहुत मारती और पीटती है। मारपीट के कारण उन लोगों ने सब सच बता दिया था। वह पांचों आरोपी कहने लगे मुझे ये सब करने के लिए महेश मेहता ने कहा था। यह महेश मेहता वही इंसान था जो गरीब लोगों की जमीन हड़पना चाहता था। ये सब पता चल जाने के बाद पुलिस तुरंत थी महेश मेहता को अपने हिरासत में लेती है। महेश मेहता ने ही मेरे साथ ये दुष्कर्म करने के लिए इन 5 आदमियों को भेजा था, क्योंकि मैं इसके खिलाफ केस लड़ा था और इस केस में वह हार गया था जिससे उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती के कारण उसने मेरे साथ ये दुष्कर्म कराए। पुलिस वालों ने अब सारे मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया था। इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली और महेश मेहता को उम्र कैद होती है। महेश मेहता अब सलाखों के पीछे थे। मेरे पापा मुझसे कहने लगे चलो बेटी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग इस गांव लौट चलते हैं। मैंने पापा से कहा मैंने इसलिए इतनी पढ़ाई की थी कि मैं इन लोगों के डर से मैं फिर से इस गांव चली जाऊं। ऐसा नहीं है, मैं अब अपने सपने को और सरकार करना चाहती हूं। मैं सबसे बेस्ट वकील बन के दिखाऊंगी। मैंने पापा आप मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों ने आरोपियों को पकड़कर उनको उनकी सजा दी। अब वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब आप चिंता ना करो। मैं अपने पापा को बहुत मनाती हूँ, जब जाकर मेरे पापा मेरी बात सुनते हैं और वह मुझे फिर से काम करने के लिए परमिशन दे देते हैं। फिर से मैं वही काम करने लगी। मैं शहर की सबसे बेस्ट वकील बन जाती हूँ कुछ दिनों बाद, क्योंकि मैं हमेशा न्याय को ही चूज करती थी। मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ एक्शन लिया, इसलिए मैं शहर की सबसे बेस्ट वकील हूँ इस टाइम। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।